नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। कल हमने राष्ट्रपति को विस्तार से समझा था और राष्ट्रपति से संबंधित अति महत्वपूर्ण 60+ MCQ प्रश्नों को किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उपराष्ट्रपति को समझेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या दिया है? भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब है कि पद पे रहते हुए सभापति। उस समय जो भी उपराष्ट्रपति के रूप में होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दो बातें याद रखनी जरूरी है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति है जो कि राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। दूसरी बात हमें याद रखना है क्या कि चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है इसलिए उसे जो भी वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो सब किसके रूप में दिए जाते हैं? सभापति के रूप में दिए जाते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तीसरी बात, राज्यसभा में जो भी मतदान होता है तो जो उपराष्ट्रपति है वो मतदान में भाग नहीं लेता। केवल एक ही स्थिति में मतदान में भाग लेता है, जब टाई मत हो यानी कि बराबर मत हो तो निर्णायक मत देने के लिए अपने मत का प्रयोग करता। सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करता। तो यहां पे क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद दिया गया है और जो उपराष्ट्रपति है वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। और चूंकि राज्यसभा का सभापति होता है इस वजह से इसे जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो सभापति के रूप में दिए जाते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। और राज्यसभा में जो भी मतदान होता है उसमें भाग नहीं लेता है। केवल एक स्थिति में मतदान में भाग लेता है कि जब बराबर मत पड़े तो निर्णायक मत के रूप में। क्लियर है? और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हुए भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्लियर ना? आगे चलते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। मान लो ऐसी स्थिति बन रही है कि राष्ट्रपति का पद खाली है। राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से यदि खाली है तो जो उपराष्ट्रपति है वो क्या करे? काम करेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। क्लियर? अब जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसे जो वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं मिलेगी वो राष्ट्रपति की ही मिलेगी। क्योंकि किस रूप में काम कर रहा है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। तो उसे जो वेतन भत्ते सुविधाएं मिलेंगी वो सब किसके रूप में मिलेंगी? राष्ट्रपति के रूप में। मतलब जो राष्ट्रपति को वेतन भत्ते सुविधाएं दी जाती हैं वही किसको दी जाएंगी? उपराष्ट्रपति को दी जाएंगी। और जब भी सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उस समय वह सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। मतलब दोनों काम एक साथ नहीं करेगा, या तो सभापति के रूप में काम करेगा या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा तो उस समय सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं निर्वाचन की। तो दोस्तों, जैसे कि हमने राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होता था, ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी निर्वाचन मंडल होता है। अंतर इतना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे तो वो निर्वाचित हो या फिर मनोनीत हो। क्लियर? जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होता था? संसद के यानी कि लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते थे। यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते, मतलब केवल सांसद भाग लेते हैं, विधायक भाग लेते ही नहीं है। क्लियर? अब जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें भी थोड़ा अंतर है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता था वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता था और जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब और समानुपातिक प्रतिनिधित्व में अंतर यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायक भी भाग लेते थे और सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग होता था। यहाँ पे विधायक भाग ही नहीं लेते, केवल भाग कौन ले रहे हैं? सांसद। और सांसद के मत का मूल्य कैसा होता है? एक समान होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है और एकल संक्रमणी मत प्रणाली। एकल संक्रमणी मत प्रणाली मैंने बताई था कि इसमें किसी एक कैंडिडेट को नहीं चुना जाता है, जितने भी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं सभी को वरीयता दी जाती है, जैसे कि राष्ट्रपति में दी जाती थी। क्लियर? अब अगर हम योग्यताओं की बात करें तो जैसे कि लगभग वही योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, लाभ के पद पे ना हो, और एक योग्यता है कि राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यताएं रखता हो। राष्ट्रपति के लिए क्या था? लोकसभा का सदस्य होने की योग्यताएं रखता हो। यहाँ पे ये चेंज हो गई, तीसरी वाली योग्यता। यहाँ पे क्या है? राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यताएं रखता हो। क्लियर? अब योग्यताओं के अलावा कुछ शर्तें भी हैं। क्या? कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े। जो भी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है उस निर्वाचन मंडल में से कम 20 सदस्य जिस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखेंगे
और दूसरे 20 उस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 20 प्रस्तावक और दूसरे 20 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितना कितना था? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। क्लियर? जमानत राशि राष्ट्रपति को भी 15,000 रुपए जमा करानी होती थी और उपराष्ट्रपति को भी 15,000 जमा करानी होती है। मैंने आपको राष्ट्रपति में भी बताया था कि जितना भी मतदान हुआ है, जितने भी मत पड़े हैं, अगर 1/6 मत नहीं मिलते हैं तो जमानत राशि क्या हो जाती? जब्त हो जाती। चाहे तो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या भारत में होने वाला कोई भी चुनाव हो, यदि 1/6 मत नहीं मिलते हैं तो जो भी जमानत राशि जब्त की गई है वह जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। अब यदि हम कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अब बात यहां पे ये है, क्या 5 वर्ष के बाद भी उपराष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है? तो बिल्कुल, 5 वर्ष के बाद वह अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कि नया उपराष्ट्रपति चुन के नहीं आता है। 5 वर्ष के बाद भी वह अपने पद पर कब तक रहेगा? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित होकर नहीं आ जाता। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात यह है, क्या 5 वर्ष से पहले इसका पद खाली हो सकता है? बिल्कुल। नंबर 1, अगर इस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन रद्द हो जाए तो पद खाली हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए तब भी पद खाली हो जाएगा। या फिर राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे दे तब भी पद खाली हो जाएगा। या फिर क्या है कि राज्यसभा में इसके खिलाफ संकल्प प्रस्ताव लाकर भी इसे हटाया जा सकता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनके खिलाफ राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव लाकर भी इन्हें हटाया। जैसे कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता था? महाभियोग लाके। महाभियोग कहां लाया जाता था? लोकसभा में भी और राज्यसभा में, कहीं भी लाया जा सकता था। लेकिन उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है वो केवल केवल कहां लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। और कौन लाता है? विपक्ष लाता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि यदि मान लो किसी भी वजह से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस समय क्या होगा? यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। क्या कराया जाएगा? यथाशीघ्र चुनाव कराए जाएंगे। कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति के लिए क्या था कि प्रत्येक दशा में 6 माह के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। यदि किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता था तो वहां पे समय सीमा निर्धारित थी। कितनी थी? 6 माह। जबकि उपराष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है, वहां पे केवल इतना लिखा गया है कि यथाशीघ्र, मतलब जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिए जाएंगे। क्लियर? अगर शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र भी किसको देता है? राष्ट्रपति को। क्लियर? आगे चलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद हैं उनकी सुनवाई केवल कहां होती है? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? अब कुछ और भी पॉइंट हैं कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति का पद किन उपराष्ट्रपति महोदय ने सुशोभित किया? मतलब कौन से उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं भारत में जो 2 लगातार बार उपराष्ट्रपति रहे? तो एक तो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 52 से लेकर 62 तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे, और दूसरे थे मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि 2007 से लेकर 2017 तक उपराष्ट्रपति के पद पे रहे। अब हमें वर्तमान उपराष्ट्रपति भी याद रखना है। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति जो 15वें नंबर के हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो 9 सितंबर 2025 से अभी तक अपने पद पर सुशोभित थे। क्लियर हो गया होगा? आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की। इसकी प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की। तो अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखा है कि उपराष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यहां पे अनुच्छेद 75 फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो कई बार पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 75 फर्स्ट। और जो अन्य मंत्री हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री किसकी सलाह लेते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह लेते हैं? प्रधानमंत्री की। ठीक है? अब पहले क्या होता था 91 में संविधान संशोधन के पहले कि मंत्रियों की संख्या निर्धारित नहीं थी। अलग अलग सरकारें अपने हिसाब से बहुत सारे मंत्री बना देती थी। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक संविधान में संशोधन किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें निर्धारित कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगर मान लो लोकसभा में टोटल 500 मेंबर हैं तो उसका 15% ही प्रधानमंत्री सहित टोटल मंत्री होंगे। क्लियर है? अगला, मंत्री कब तक अपने पद पे रहते हैं? जब तक राष्ट्रपति चाहे, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति।
तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। क्लियर है। अगर अब हम उत्तरदायित्व की बात करते हैं, उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और एक सामूहिक उत्तरदायित्व। तो जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो मंत्रिपरिषद कहे या मंत्री कहे ये व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यक्तिगत मतलब ये व्यक्ति के प्रति, व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति के प्रति यानी कि राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, याद रखना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि मान लो यदि ऐसा कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है जो कि संसद का सदस्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया जाता है जो कि ना तो लोकसभा का सदस्य ना कि राज्यसभा का सदस्य है, तब उसके लिए शर्त यह है कि यदि सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंतर्गत सदस्यता ग्रहण करनी होगी। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है जो कि संसद का सदस्य नहीं है तो उसके लिए शर्त यह है कि 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, यदि नहीं करता तो उसका पद खाली समझा जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किस किस चीज का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री किस किस चीज का अध्यक्ष होता है, तो नंबर 1 राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष होता है, और नीति आयोग की जगह पे पहले क्या था, योजना आयोग, तो योजना आयोग का भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता था। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है। एक बार फिर से देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, इन सभी का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्लियर। अब प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, तो चूंकि प्रधानमंत्री पूरी मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, और मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है, लोकसभा के प्रति। अभी हमने पढ़ा कि जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति जवाबदेह होती है, लोकसभा के प्रति, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री भी किसके प्रति जवाबदेह होगा, लोकसभा के प्रति। क्लियर। अगर हम किसी मंत्री की बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो किसके प्रति जवाबदेह होगा, लोकसभा के प्रति। नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर से देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होती है, लोकसभा के प्रति, और अगर हम मंत्री केवल किसी मंत्री की बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो वो लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होता है। क्यों, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो पूरे मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। क्लियर। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली, यदि लोकसभा का सदस्य जो भी प्रधानमंत्री है बनने जा रहा है, यदि वो लोकसभा का सदस्य है तो उसे 25 वर्ष का होना चाहिए, और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो उसे 30 वर्ष उसकी उम्र कम से कम होनी चाहिए। क्लियर। और दूसरी शर्त यह है कि उसे किसी ना किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो। यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंतर्गत सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अब हम बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, सत्ता पक्ष के किसी मंत्री के द्वारा। क्लियर है। तो अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। क्या कहा हमने, यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो प्रधानमंत्री को क्या देना होता है, त्यागपत्र। अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, लोकसभा में, चाहे तो अविश्वास प्रस्ताव हो या विश्वास प्रस्ताव हो, ये कहां ला जाते हैं, लोकसभा में। और अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए विपक्ष के पास कम से कम 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए, मतलब 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। 50 सांसद प्रस्ताव का समर्थन करें कि हाँ इन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, या इन मंत्रियों के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए, तभी लाया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है, तो 50। कहां ला जाता है, केवल लोकसभा में। कौन लाता है, विपक्ष लाता है। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, तो सत्ता पक्ष लाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आगे है उप प्रधानमंत्री। तो हमें याद रखना है कि उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है, लेकिन परंपरा के आधार पर समय समय पर अभी तक कुल 7 उप प्रधानमंत्री हुए। मतलब एक सरकार ने अपने उप प्रधानमंत्री बनाया तो उन्हीं को देखते हुए दूसरी सरकार ने भी उप प्रधानमंत्री बनाया। इस प्रकार अभी तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री रहे, 7। जो पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हमें यह याद रखना है कि उप प्रधानमंत्री का काम क्या है। तो उप प्रधानमंत्री का काम केवल इतना है कि यदि मान लो किसी कारणवश प्रधानमंत्री देश से बाहर है, क्या है, प्रधानमंत्री देश से बाहर है, तो उस कंडीशन में देश पर नियंत्रण कौन रखता है, उप प्रधानमंत्री। अब मान लो जैसे वर्तमान में उप प्रधानमंत्री है ही नहीं है और हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो देश से बाहर है, तब पर नियंत्रण कौन रखेगा, तो रखते हैं गृह मंत्री। यदि प्रधानमंत्री देश से बाहर है तो देश पर नियंत्रण कौन रखता है, उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री यदि नहीं है, जैसे अभी वर्तमान में उप प्रधानमंत्री का कोई पद ही नहीं है, ठीक है ना, किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तो नियंत्रण कौन रखेगा, गृह मंत्री। क्लियर।
अब हम बात करते हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? तो दोस्तों, मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं। सभी प्रकार के मंत्री का मतलब है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में कौन आता है? केवल और केवल कैबिनेट मंत्री। क्लियर है? मंत्रिमंडल छोटा होता है, मंत्रिपरिषद बड़ा होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में चारों प्रकार के मंत्री आते हैं। क्लियर? अब कैबिनेट मंत्री किसी भी विभाग का सबसे बड़ा मंत्री होता है। किसी भी विभाग का जो सबसे बड़ा मंत्री होता है वो कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए एक राज्य मंत्री होता है। एक मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए क्या होता है? एक राज्य मंत्री होता है और एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसका काम क्या है कि यदि मान लो किसी वजह से कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है तो कैबिनेट मंत्री का काम फिर कौन करता है? कैबिनेट मंत्री की अनुपस्थिति में जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है वो कैबिनेट मंत्री का काम करता है, और जो उप मंत्री है वह उस मंत्रालय का सबसे छोटे स्तर का मंत्री होता है। ये दुनियादारी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखो कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि सुपर कैबिनेट और किचन कैबिनेट क्या होता है। तो सुपर कैबिनेट कुछ अलग नहीं है, एक अर्थशास्त्री थे, कौन? के संथानन। इन्होंने योजना आयोग को ही संज्ञा दी थी। योजना आयोग को ही कहा था, क्या कहा था? सुपर कैबिनेट। तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? के संथानन ने। क्लियर? अब आ जाओ किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होता है? तो किचन कैबिनेट अलग से कुछ नहीं है, जो प्रधानमंत्री के सगे संबंधी होते हैं, जिनका प्रधानमंत्री से ज्यादा मेल मिलाप होता है, उनको ही क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट। तो याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री के सगे संबंधी होते हैं उनको ही किचन कैबिनेट की संज्ञा दी गई। क्लियर है? अब यहाँ पे ये चार शब्द हैं, निर्वाचन, मनोनीत, नियुक्त और चयनित। इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। निर्वाचन कैसे होता है? चुनाव के माध्यम से। निर्वाचन कैसे होता है? चुनाव के माध्यम से। और चयनित कैसे होता है? एग्जाम देकर। जैसे आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देंगे और एग्जाम देने के बाद यदि पास हो गए तो फिर आपको पुलिस में चयनित कर लिया जाएगा। मनोनीत और नियुक्ति, तो यहाँ पे चूंकि हम केंद्र सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है ना? और नियुक्त प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? या फिर जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्लियर है ना दोस्तों? यहां पे हमने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट किया। अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से समझेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस भाग में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, चाहे तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्रिपरिषद हो, इन सब का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, ये अच्छे से याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो देखो, अभी हमने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद, तो पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद तो है राष्ट्रपति, और दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है? उपराष्ट्रपति। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में अभी हमने पढ़ा कि कौन कौन शामिल होता है? केवल संसद के सदस्य, संसद के सभी सदस्य, लोकसभा के भी सभी सदस्य और राज्यसभा के भी सभी सदस्य, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान कर सकता है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता? तो देखो, मनोनीत सदस्य, जो संसद के मनोनीत सदस्य थे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? संसद के मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उपराष्ट्रपति का भी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह भाग लेते हैं। जनता ने किसको चुना? सांसद को, और सांसदों ने किसको चुना? उपराष्ट्रपति को। तो चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संगमणि प्रणाली, जबकि राष्ट्रपति में कौन थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। उपराष्ट्रपति में कौन सी है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संगमणि मत प्रणाली, अभी पढ़ा था हमने। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो दोस्तों, चाहे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद हो या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद हो, इनका निपटारा केवल कहां होता है? सुप्रीम कोर्ट में। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का प्रस्तावित करना आवश्यक है? मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जो भी निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल के कम से कम 20 सदस्य उपराष्ट्रपति के नाम का क्या करें? अनुमोदन करें, और दूसरे 20 सदस्य प्रस्ताव रखें और दूसरे 20 अनुमोदन करें, तभी लड़ सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 20। राष्ट्रपति के लिए सीमा क्या थी? 50-50
प्रस्ताव रखें और 50 अनुमोदन करें। अगला क्वेश्चन है कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितनी रुपए जमा कराना पड़ता है? तो चाहे तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, जमानत राशि ने कितनी जमा करानी पड़ती है? दोनों को समान है, 15,000 रुपए। और यदि 1/6 मत प्राप्त नहीं हुए तो इनकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त। केवल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नहीं, भारत में जितने भी चुनाव होते हैं, यदि उन चुनाव में उस उम्मीदवार को 1/6 मत नहीं मिले तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, चाहे तो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे सांसदीय का हो, या विधायकी का हो, या कुछ भी हो। भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी नागरिक को न्यूनतम कितनी वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए? तो देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आयु सेम है, कितनी है? 35 वर्ष। जबकि प्रधानमंत्री के लिए कम से कम आयु कितनी है? 25 वर्ष। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तब 30 वर्ष है। और यदि केवल इतना पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए? तो देखो, उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या थी? कि उसे राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, जबकि ये राष्ट्रपति के लिए क्या थी? लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो सही आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उसकी पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका सही आंसर है बीबी गिरी। बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन है कि 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो जो 14वें उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और वर्तमान समय में इनकी जगह पे किसको बनाया गया है? उपराष्ट्रपति इनकी जगह पे किसको बनाया गया है? सीपी राधाकृष्णन को। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया था? जगदीप धनखड़ ने। और 9 सितंबर को जगदीप धनखड़ की जगह पे किसको उपराष्ट्रपति चुन लिया गया? सीपी राधाकृष्णन। ये कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। और जो जगदीप धनखड़ थे, ये कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने, पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखो, जैसे महाभियोग था, राष्ट्रपति को हटाने के लिए वो कहां लाया जाता था? या तो लोकसभा या राज्यसभा, मतलब किसी भी सदन में। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संकल्प प्रस्ताव है वो केवल कहां लाया जाता है? तो केवल राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो देखो, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है? तो यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति का पद किसी भी वजह से खाली है, तो शर्त क्या है कि यदि किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो प्रत्येक दशा में 6 माह के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 6 माह ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, क्योंकि 6 माह के अंदर चुनाव कर लिए जाएंगे, नया राष्ट्रपति आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह किसका वेतन? भाई सीधी सीधी बात है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उसको वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति के रूप में मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो सामान्य स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग नहीं करता। केवल कब करता है? जब बराबर मत पड़े, टाई मत पड़े, निर्णायक मत के रूप में। तो मतों के बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत के रूप में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, सामान्य स्थिति में नहीं करता। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वर्तमान में कितना वेतन प्राप्त होता है? तो देखो, राष्ट्रपति को मिलता था कितना? 5 लाख रुपए। जबकि उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, वो सभापति के रूप में मिलता है। वो कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। इसके अलावा बहुत सारे भत्ते और अन्य सुविधाएं। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर। उसे भी 4 लाख रुपए मिलते हैं। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उसे भी 4 लाख रुपए मिलते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति हैं उनको किसके समतुल्य वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो लगातार 2 कार्यकाल रहे थे, 52 से लेकर 62 तक। अगला क्वेश्चन है कि किस उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यही भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो देखो, अभी हमने पढ़ा था, एक तो जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। दोनों ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार रहे। अगला क्वेश्चन है कि किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो कौन थे वो? कृष्णकांत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे? तो डॉक्टर बीबी गिरी। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन रहे? तो बीबी गिरी। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? अभी हमने पढ़ा। कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के। और 15वें नंबर के किनको बनाया गया है? तो सीपी राधाकृष्णन। क्लियर?
जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। किस राज्य के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। जगदीप धनखड़ का संबंध किस राज्य से है? तो जगदीप धनखड़ मूलतः किस राज्य के हैं? तो राजस्थान राज्य के हैं। दोस्तों अब हम प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको बारी बारी से करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखा है कि प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 74 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। जिसका प्रधान होता है कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यही सेम बात लिखी है कहां पे? अनुच्छेद 74 में। कहां लिखा गया है? अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो हमने देखो जब थ्योरी पढ़ाते समय स्पष्ट कहा था कि अनुच्छेद 75 फर्स्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री होता है क्या होता है? निर्वाचित होता है या चयनित होता है या नियुक्त? तो प्रधानमंत्री अभी बताया। अनुच्छेद 75 फर्स्ट में क्या लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, क्या लिखा है? नियुक्ति। तो क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। और जो अन्य मंत्री हैं उनको भी क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। निर्वाचित का मतलब होता है जिनका चुनाव हो, चुनाव के माध्यम से जिसे चुना जाए, ठीक है ना। तो चुनाव, चयनित का मतलब होता है जो परीक्षा दे के पास हो। और नियुक्त कौन करता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें मनोनीत कौन करता है? राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, ना कि मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखो समूह के प्रति ऐसे याद रख सकते हैं। मंत्री में कोई एक तो होगा नहीं, मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्री हैं और लोकसभा में भी बहुत सारे सांसद हैं, है ना। तो जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से एक समूह के प्रति यानी कि लोकसभा के प्रति। और यदि हम कह देते कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति। अगर किसी एक मंत्री की बात करें तो भी किसके प्रति? राष्ट्रपति के। लेकिन यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अगला, संघ के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं? जो संघ के मंत्री हैं मतलब केंद्र के मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से अभी क्या बताया था? राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन मंत्री ना कह के प्रधानमंत्री की बात करते तो क्या हो जाता? लोकसभा। अगला है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो कोई, हाँ ये बिल्कुल संभव है कि यदि कोई व्यक्ति सांसद नहीं है तभी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, तभी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि यदि संसद का सदस्य नहीं है तो उसे, ये गलत है, 6 माह के अंतर्गत, 1 साल नहीं 6 माह के अंतर्गत सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ये गलत दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद और गोपनीयता की शपथ, ये भी गलत दिया गया है, कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। जो प्रधानमंत्री हैं और अन्य मंत्री हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 91वें संविधान संशोधन से पहले बहुत सारे मंत्री होते थे, तो इनकी संख्या को सीमित करने के लिए एक संशोधन किया गया था। कौन सा? 91वां संविधान संशोधन। इसमें निर्धारित कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो उपराष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 78 में साफ साफ लिखा है कि लोक महत्व के विषय में या शासन के संबंध में प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री से क्या मांग सकता है? सूचना मांग सकता है। शासन के संबंध में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना मांग सकते हैं। तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? 78 में। वो प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सूचना उपलब्ध कराए। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासन और विधान विषयक प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को देना किसका दायित्व है? तो अभी बताया मैंने, कर्तव्य कहें या दायित्व कहें की मतलब है, तो प्रधानमंत्री का दायित्व है कि जब भी राष्ट्रपति शासन के संबंध में कोई उनसे जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएं। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो भैया यदि मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है? 50 सदस्यों का। और जो अविश्वास प्रस्ताव है वो कौन लाता है? विपक्ष लाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल कहां लाया जाता है? तो केवल लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो अभी बताया, केवल लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो हमने जब राष्ट्रपति पढ़ा था उसी समय बताया था कि भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है, ब्रिटेन के समान। और संसदीय शासन प्रणाली में जो देश के प्रमुख होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो वास्तविक, एक नाममात्र। हमारे यहाँ पे जो वास्तविक
प्रधान है या वास्तविक प्रमुख हैं वो है प्रधानमंत्री, और नाम मात्र के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के 4-5 प्रभावशाली और विश्वास पात्र लोगों के समूह को मीडिया क्या कहती है? तो अभी हमने पढ़ा था कौन सा? किचन कैबिनेट। कि प्रधानमंत्री के जो सगे संबंधी होते हैं उनको ही क्या कहा जाता है? किचन कैबिनेट। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखो न्यूनतम आयु तो 25 वर्ष है। अगर क्वेश्चन ये होता है कि राज्यसभा के सदस्य को प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष हो जाता है, और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी जाए तो कितनी होगी? 25। अगर यही व्यक्ति यदि राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तो फिर आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य होता है तो 25 वर्ष। और कुछ ना कहा जाए लोकसभा राज्यसभा केवल ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो सही आंसर क्या होगा? 25 वर्ष। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, उनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद में निर्धारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो हमने पढ़ा था कि उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है, फिर भी परंपरा के आधार पर अभी तक भारत में कुल कितने उप प्रधानमंत्री रहे? 7 उप प्रधानमंत्री रहे। क्लियर? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये भी पढ़ा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि यानी कि कानून मंत्री कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले उप प्रधानमंत्री भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री भी और पहले उप प्रधानमंत्री भी। वह प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय राज्यसभा, यहाँ राज्यसभा होना चाहिए था, राज्यसभा के सदस्य थे, तो सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी लोकसभा की सदस्य नहीं थी, इंदिरा गांधी कहाँ की सदस्य थी? राज्यसभा की सदस्य थी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है तो वह प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद यानी कि लोकसभा का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी भी संसद में उपस्थित नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्य के लिए सबसे कम समय मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, और इनका जो सबसे कम कार्यकाल रहा वो कितना रहा? 13 दिन। याद रखना है कि एक समय में सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबी अवधि 30 वर्ष तक कार्य करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो बाबू जगजीवन राम, ये टोटल 30 वर्ष तक मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि 1991 में नई आर्थिक नीति एलपीजी 1991 में नई आर्थिक नीति एलपीजी लागू होने के समय भारत सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और इस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। तो जो नीति, जो एलपीजी नीति थी, इसको नाम दिया गया था राव मनमोहन नीति। क्या कहा गया था? राव मनमोहन नीति या एलपीजी नीति। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले किस पद पर रह चुके हैं? तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। क्या रहे हैं? आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो पहली बार प्रधानमंत्री पद से किसने त्यागपत्र दिया था? मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अविश्वास प्रस्ताव पास भी हो गया था और उन्हें हटा दिया गया था? वैसे तो कई प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया था। वो कौन थे? बीपी सिंह। अगला क्वेश्चन है कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो समझ रहे हैं, ठीक है ना? गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी? तो किसकी हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में कौन होता है? यहां ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग किसकी जगह पे लाया गया था? योजना आयोग। और योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री। ये गलत है, ठीक है ना? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्लियर? दोस्तों, इस प्रकार से हमने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को अच्छे से समझा और संबंधित 60+ MCQ प्रश्नों को भी सॉल्व किया। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए विद्यादीप के साथ। जय हिंद।